जय श्री सीताराम। अलग अलग ग्रह लग्न कुंडली के अलग अलग भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं कई वर्षों से आपको ज्योतिष सिखा रहा हूं और YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी में आपको ढेरों सारे ऐसे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जिन्हें कतारबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से यदि आप देखते हैं तो आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। मैं आपको इतना दावे के साथ कह सकता हूँ। एडवांस एस्ट्रोलॉजर कैसे बनते हैं? एडवांस एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए पहली बात तो यह है कि नियमितता, कंसिस्टेंसी। आपको फिर एस्ट्रोलॉजी में ही अपना पूरा फोकस रखना पड़ेगा। पार्ट टाइम एडवांस एस्ट्रोलॉजर कोई होता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत लंबा वक्त देना पड़ेगा, बहुत सारी कुंडलियां देखनी पड़ेगी। अगली बात, 1 to 1 ऑब्वियसली बोलते ना, गुरु बिना गति नहीं। अभी आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन 1 to 1 जब इंटरेक्शन होता है तो चीजें ज्यादा अच्छे से समझ में आती। चलिए, फिर भी बेसिक एस्ट्रोलॉजर तो आप बन जाएंगे, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बेसिक एस्ट्रोलॉजर बनाने की मेरी गारंटी है ना, और भी फ्री में, मुफ्त में। ये सबसे बड़ी बात ये है। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं भैया? चंद्र महाराज लग्न कुंडली के द्वादश स्थान पर बैठेंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे, इस बारे में बात करें। और महादशा की बात हो रही है, देखो महादशा की बात हो रही है। मैं जब भी ये वीडियोस दे रहा हूं तो इसमें महादशा को केंद्र मानते हुए दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे दूसरे भी ग्रह होते हैं, बहुत सारे दूसरे भी फिर उनके नक्षत्र होते हैं, फिर सूक्ष्म कुंडलियां भी होती है और बहुत सारी चीजें होती हैं। यदि सिर्फ महादशा को छोड़कर यदि आप ये वीडियोस को देखना शुरू कर दिया, महादशा को केंद्र नहीं माना, तो फिर आप बोलोगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। महादशा को केंद्र मानेंगे तो ही आप बोलेंगे कि हाँ ऐसा मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि द्वादश स्थान होता क्या है। और मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को सर्च करेंगे गूगल पर, यूट्यूब पर लिख करके, और सर्च करने के बाद इस वीडियो पर डरे डरे आने वाले हैं। मैं गारंटी दे सकता हूँ, उसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि द्वादश स्थान का मतलब होता क्या है। तो लग्न कुंडली का जो द्वादश स्थान होता है, इसे हम कहते हैं, वैसे तो विदेश का स्थान होता है, ये फॉरेन का स्थान होता है ना। उसी के साथ साथ द्वादश स्थान कहलाता है खर्चे का स्थान। आपके जो खर्चे हो रहे हैं, पैसा नहीं रुकना, उसका स्थान होता है। हेल्थ इश्यूज मतलब दवाइयों के खर्चे का स्थान भी होता है। वहीं पर लंबी यात्राओं का स्थान भी होता है। लंबी यात्राएं मतलब, लंबी का मतलब ऐसा नहीं आप गए और वापस आ गए 2 दिन में, 3 दिन में, 8 महीना, 10 महीना, ऐसी यात्राएं। कहीं आप गए और बहुत लंबा कहीं रहे, या फिर कहीं काम करने लग गए और फिर वापस आए, ऐसी स्थितियां। तो ये जो है, ये इन सब चीजों का स्थान है। अच्छा, चंद्रदेव का अपना एक स्वभाव है कि वो जहां बैठेंगे वहां से अपने 7वें भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो यहां से 7वां भाव क्या है? 1 2 3 4 5 6 8 7, मतलब लग्न कुंडली का 6वां स्थान, यहां से 7वां स्थान है। यहां से तो ये कौन सा फिर यहाँ को प्रभावित करेंगे? तो फिर यहाँ के प्रभाव क्या होंगे? तो यहाँ के प्रभाव रोग, ऋण, शत्रु, कोर्ट केस, लिटिगेशन। रोग, हेल्थ इश्यूज, ऋण, कर्जा, खर्चा, डेप्ट, बैड डेप्ट, कोर्ट केस, लिटिगेशंस, है ना, शत्रुता, हिडन एनिमीज, डायरेक्ट एनिमीज। ठीक है। अच्छा, इस स्थान को पेट का निचला स्थान भी कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जांघें, या कई बार पैर की समस्या, घुटनों की समस्या, पेट, कमर, किडनी, कूल्हे, है ना, इस प्रकार की जो समस्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स की समस्याएं, वो इस भाव से अधिकतर देखी जाती है। चलिए, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब कई लोग, मैंने कहा था ना, कई लोग सर्च करते हुए आएंगे यहां पर, डरे डरे इस वीडियो को देखेंगे। क्यों? क्योंकि एक योग होता है जिसे कहते हैं बाल अरिष्ट योग। बाल अरिष्ट योग। अब बाल अरिष्ट योग क्या होता है, इसके बारे में मैंने विस्तार से वीडियो बनाया। यदि आप उस वीडियो को विस्तार से पूरा, मतलब उसी को डेडिकेटेड, बाल अरिष्ट योग को डेडिकेटेड कोई वीडियो अच्छे से देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है? YouTube पर जाना है, YouTube के सर्च पे लिखना है बाल अरिष्ट योग, BALARISTYOG, बाल अरिष्ट योग, कॉमा VS एस्ट्रोलॉजी, ये भी लिखिएगा और इस पर सर्च कीजिएगा तो आपको मेरा वीडियो मिलेगा। उस वीडियो को अच्छे से देख लेना, वो डेडिकेटेड टू बाल अरिष्ट योग है, अच्छे से समझा है मैंने। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको समझाता हूं, क्योंकि ये वीडियो भी आप इसीलिए देखने आए होंगे, अधिकतर लोग आएंगे। तो बाल अरिष्ट योग सामान्यतः ये कहा जाता है, जो इन जनरल कहा जाता है, कि 6वें, 8वें और 12वें स्थान में यदि कहीं चंद्रमा आकर के कहीं किसी एक जगह पर बैठ जाए तो बाल अरिष्ट योग है, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है। और यदि ये बाल अरिष्ट योग है तो किसी भी इंसान की कुंडली में ये योग होगा तो उस इंसान की आयु को खत्म कर देगा, कम कर देगा, ऐसा सामान्यतः कहा जाता है।
लेकिन उस वीडियो में मैंने इस बात का खंडन किया है, खंडन ये किया है कि भाई जरूरी नहीं है कि मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडलियों में चंद्र छठे 8वें 12वें स्थान पर बैठे हैं और उनकी आयु मैंने जो देखी है ना 80 साल, 85 साल, 92 साल। अभी की बात है, अभी एक दादाजी की मृत्यु हुई है एक, और उन दादाजी की आयु करीब करीब उनके घर वाले बताते हैं कि 93 या 94 में वो चल रहे थे। और हालांकि बहुत एग्जैक्ट उनका कुंडली था नहीं, लेकिन फिर भी वो लगभग उन्होंने मुझसे डिस्कस एस्ट्रोलॉजी को लेकर करते थे, तो उन्होंने लगभग अपने से ही एक कुछ समय उन्होंने निकाला था। उस समय में चंद्र महाराज जो है वो द्वादश में आकर के बैठे हुए थे। और ये तो चलो वो दादाजी की बात है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग 45 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 60 साल, 65 साल, कई सारे लोगों कुंडलियों में 6वें 8वें 12वें स्थान पर बैठे चंद्रमा को देखा है और उनकी आयु कम नहीं थी। ऑब्वियसली यदि मैं 62 साल 65 साल कह रहा हूं तो आयु कम तो नहीं है। हाँ, या बाल अरिष्ट का मतलब था बाल, बच्चे का अरिष्ट हो जाए, बच्चे का खराब हो जाए, बच्चे की मृत्यु हो जाए। तो यदि मैं किसी को कह रहा हूँ कि 35 साल या 40 साल की उम्र में किसी ने मेरे को कुंडली दिखाई, उसके यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, तो बच्चा तो नहीं है वो, मतलब बचपने में तो उसका कुछ मृत्यु नहीं हुआ था, तभी तो आज वो 35 या 40 साल का है। तो बालिष्ट योग को सिर्फ इस चीज से मत समझिए आप कि यहाँ पर बैठ गए तो बालिष्ट योग हो गया। हाँ, कुछ चीजें होती हैं जिनको डीपली देखा जाना चाहिए। और आई एम नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ कि मैं वो बातें कर रहा हूँ जो आप लोगों को पसंद आ जाए, मैं ऐसी बातें नहीं करता। लेकिन जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती वो चीज मैं क्यों बोलूं। बहुत सारे लोग ऐसे, बहुत सारे बच्चे अनफॉर्चुनेटली ऐसे होते हैं जिनके मैंने कई सारे बच्चे मैंने देखे हैं, पैदा हुए हैं 1 महीने में जिनकी डेथ हो गई है, 1 साल में डेथ हो गई है, 6 महीनों में डेथ हो गई, 2 2.5 साल आगे बच्चे जो हैं वो एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई है और उनकी कुंडली में कहीं मैंने चंद्रमा 6, 8वें 12वें भाव में नहीं देखे। तो जरूरी नहीं कि चंद्रमा 6, 8वें 12वें भाव में हो जाएंगे तो किसी की मृत्यु हो जाएगी। इस बात को पहले तो आप ध्यान रखिए। चलिए अब अपन आते हैं आज के टॉपिक पर। ये मैंने बहुत लंबा इस बात को खींचना बहुत जरूरी था क्योंकि बहुत से लोग डर करके केवल इसीलिए इस वीडियो को देखने आएंगे, इसलिए मुझे खींचना बहुत जरूरी था। चलिए अब अपन बात करते हैं एक्चुअली कि चंद्रमा 12वें भाव में होंगे तो अपनी महादशा में कैसे फल देंगे। मैं हमेशा ये बात समझाता हूँ कि अलग अलग लग्न की कुंडलियों का अलग अलग भाव में बैठे अलग अलग ग्रहों के आधार पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। हाँ, या अलग अलग नंबर से अलग अलग राशियों के साथ अलग अलग प्रभाव पड़ता है। मैं हमेशा ये बात आपको समझाता हूँ, कहते रहता हूँ। लेकिन जब बात आती है 12वें भाव की तो मैं ये कहता हूँ कि सामान्यतः इन जनरल कोई भी ग्रह 12वें भाव में अपने अच्छे फल नहीं देता। और चंद्रमा को तो मैंने अधिकतर ये पाया है कि 12वें भाव में बैठेंगे तो अच्छे फल नहीं मिलेंगे। देखो, अच्छे फल न मिलना और मृत्यु हो जाना दोनों में बहुत अंतर है, तो मृत्यु को भूल जाना है ना। मैं अच्छे फल न मिलेंगे ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो 12वें भाव में बैठे चंद्रमा के अच्छे फल नहीं मिलते। विशेष थोड़ी बहुत परिस्थितियां हो सकती हैं जिसमें अच्छे फल मिल जाए, लेकिन वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। लेकिन जब भी कोई से भी लगन की कुंडली में, चाहे लग्नेश चंद्र क्यों ना हो जाए या स्वराशि मित्र राशि में ही क्यों ना बैठ जाए या योग कारक ग्रह चंद्रमा बैठे, ये चंद्रमा चिंता, तनाव, एंजाइटी की स्थितियों को पैदा करेंगे, रोग, हेल्थ इश्यूज देंगे, चिंतित रखेंगे मन को, खर्चे ज्यादा करवाएंगे। बिजनेस यदि ऐसे व्यक्ति ने कर लिया तो लॉस में डालेंगे, किसी को पैसा उधार दे दिया तो खत्म हो जाएगा पैसा, मैं ये बात कह सकता हूँ। कई बार कोर्ट केस लिटिगेशन की स्थितियों को पैदा कर देते हैं, पेट के निचले हिस्से कमर की रोगों को ज्यादा बनाने का काम करते हैं, मानसिक रोग तो बन ही जाते हैं, खर्चे ज्यादा होते हैं। हाँ, फॉरेन सेटलमेंट इंसान का हो सकता है, यह बात सही है। मन उसका स्थिर नहीं होता, चंचल होता है, एक जगह वो स्थिर मन लगा नहीं पाता है, मन भटकता रहता है। क्योंकि देखो चंद्रमा मन के कारक भी है, और मन के कारक यदि द्वादश मतलब विदेश के भाव में बैठेंगे तो मन कहाँ रहेगा, मन विदेश में रहेगा। अब विदेश का मतलब क्या है? विदेश का मतलब मैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, जापान की बात नहीं कर रहा हूँ। मान के चलो आप किसी शहर में बैठे हुए हैं, आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, दिल्ली भी छोड़िए, आप कोई बच्चा है वो अपने क्लासरूम में बैठा हुआ है, उसका क्लासरूम छोटा सा है, 20 बाय 20 का, 10 बाय 10 का मान लेते हैं। वहां पर बैठा हुआ है और वो बैठा है, उसको पढ़ाया तो जा रहा है, लेकिन उसका मन जो है ना वो बाहर है, बाहर प्लेग्राउंड में ये चल रहा होगा, मेरे घर पे आज ये बना था, ओ मेरा कजिन ऐसा कर रहा होगा, मतलब विदेश में मन है, बाहर मन है। तो ऐसी स्थितियां चंद्र की दशा में पैदा हो जाती है, तो मन नहीं लगता पढ़ाई लिखाई में। ये चंद्र महाराज के यहाँ पर बैठना अपने आप में हेल्थ इश्यूज और खर्चे भी ज्यादा करवा देता है। तो ऐसी स्थिति में मैं बिजनेस की सलाह बिल्कुल भी नहीं करता, नौकरी की ही सलाह करता। नौकरी में भी उतनी उन्नति व्यक्ति को नहीं मिलती, लेकिन ज्यादा कुछ बचता नहीं है, नौकरी ही करना रहता है। और ये चंद्र का उपाय करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन जनरल खराब ही फल देने वाले हैं। उपाय क्या करना है? उपाय में सबसे मुख्य, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि चंद्र महाराज, अच्छा आप एक काम करिए, सबसे परफेक्ट उपाय बताता हूं।
आप जाइए YouTube चैनल VS एस्ट्रोलॉजी की प्लेलिस्ट सभी ग्रहों के सटीक उपाय, ये प्लेलिस्ट का नाम है, सभी ग्रहों के सटीक उपाय। वहां पर जाकर के चंद्रदेव का वीडियो देख लीजिए, जो जैसा जैसा उस वीडियो में मैंने बताया है वैसा वैसा कर लीजिए, वैसा वैसा कर लीजिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, यहाँ पर यदि आपका 4 नंबर लिखा हुआ है इस भाव में, मतलब कर्क लग्न की कुंडली है, तो चंद्रमा लग्नेश है, तो चंद्र का दान मत करना। लग्नेश का दान नहीं किया जाता कभी, बस यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ तो दान मत करना। बाकी जो नंबर जहां लिखा हुआ है, जो उपाय में जैसा जैसा बताया वैसा वैसा कर लेना, आपको चंद्र देवता के खराब फलों में कमी देखने को मिल जाएगी। अब मैंने एक बात कही थी कि विशेष परिस्थिति में चंद्र देवता जो है वो अपने अच्छे फल दे सकते हैं। कौन सी विशेष परिस्थिति? तो देखो, चंद्र देवता अच्छे फल नहीं देते, लेकिन इंसान को अच्छे फल मिलते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल महाराज यहाँ पर आ गए, मंगल महाराज यहाँ पर आ गए, मंगल महाराज यहाँ पर आ गए, या मान के चलो यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है और मंगल महाराज यहाँ 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 आ गए, तो क्या होगा? शादी के बाद में, पति या पत्नी के आने के बाद में, ये कौन सा भाव? भाग्य का भाव है, ये लाभ का भाव है, ये धन का भाव है। तो पति या पत्नी के आने के बाद में भाग्य, लाभ, धन में उन्नति होगी। बच्चे, ये पंचम स्थान होता है, बच्चे का स्थान होता है, तो बच्चे के आने के बाद में, संतान होने के बाद में भाग्य में, लाभ में या फिर धन में उन्नति होगी। तो व्यक्ति को चंद्र की दशा चल रही है, लेकिन उसकी शादी हो गई और फिर उसकी चंद्र की दशा लगी और वो कहता है अरे चंद्र की दशा तो बहुत अच्छे फल देती है, फालतू लोग बोल रहे हैं चंद्र की दशा खराब फल दे रही है। चंद्र की दशा भैया खराब ही फल दे रही है, लेकिन आपकी कुंडली में विवाह या संतान के पश्चात भाग्योदय, लाभोदय या धनोदय के योग थे, इस वजह से आपको अच्छे फल मिल रहे हैं। तो आपको लग रहा है चंद्र मेरा अच्छे फल दे रहे हैं, नहीं, चंद्र अच्छे फल नहीं दे रहे। आपकी संतान या फिर आपकी पति या पत्नी की वजह से आपके भाग्य में वृद्धि हो गई, इस वजह से आपको उसके खराब फल देखने को नहीं मिल रहे। बहुत अच्छी बात है, भगवान करे सबके साथ ऐसा ही हो। लेकिन जिनकी शादी नहीं हो रही है, मान के चलो आप कोई 10 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, 20 साल का कोई है, टीनेजर है, अब शादी 25 साल 30 साल तक इन जनरल नॉर्मली नहीं होती है ना, तो फिर उसको तो खराब फल मिलेंगे। हाँ, तो इसलिए मैंने कहा कि अधिकतर यहाँ पर खराब फल मिलते हैं। एक और स्थिति होती है, इसको विपरीत राजयोग कहा जाता है, लेकिन अधिकतर चंद्र देव विपरीत राजयोग की स्थिति में मुझे बहुत कम कुंडलियों में देखने को मिले, मतलब नहीं मिलते हैं। तो इसमें से फिजूल की आशा मैं आपके मन में नहीं रखूंगा। तो मेरा कहना ये बनता है कि यदि ऐसा कोई भाग्योदय का योग नहीं है, तो फिर आपको जो मैंने वीडियो बताया, जिसमें मैंने बताया था कि आप क्या करिए, उपाय करिए, वो उपाय कर लीजिए, आपको चंद्र देवता के खराब फलों में कमी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस और एपिसोड्स में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे मैं विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।